आचार्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एन पांडे आज आपको झारखंड का इतिहास बताने जा रहा हूँ। देखिए, इतिहास जो है वो बीता हुआ पल है जो आज से पहले का, आज से लेकर और ये कहिए कि जितना भी पीछे जाए वो सारे को हम इतिहास ही कहेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतिहास में क्या क्या संदर्भ लिया जाता है, कहाँ से उठाया जाता है। तो इतिहास के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं जो पुराने सिक्के हों, मनके हों, ये बर्तन हों, ये आते हैं। भवन आता है, बिल्डिंग, छोटी छोटी वस्तुएं, उस समय के हथियार, औजार या लिखा हुआ स्क्रिप्ट, यानी उसके ऊपर हम पता कर सकते हैं कि ये कब का है। उसी तरीके से साहित्यिक स्रोतों से हम जान जाते हैं। साहित्यिक स्रोत यानी कि इसमें दो भाग में हम बांटते हैं, एक धार्मिक स्रोत और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य जैसे वैदिक ग्रंथ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। तो इन सबों से भी ऐतिहासिक बातें, इतिहास की बातें हमें मिलती हैं। लौकिक साहित्य में प्राचीन साहित्य जो कि पुराने लेखक लिखते हैं, जैसे आपने जानते होंगे इंडिका, तो वो मेगास्थनीज का है, वो विदेशी साहित्य में आता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राजतरंगिणी, तो ये सारे साहित्य जो हैं वो पुराने इतिहास को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम इतिहास के बारे में स्रोतों से अध्ययन करते हैं। अब आप भारत के इतिहास के बारे में जानते होंगे कि भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो चूंकि उसके स्रोत बहुत ज्यादा है, लेकिन झारखंड जो है वो लगभग, आप टोपोग्राफी अगर समझिएगा तो ये पूरी तरह से जंगल झाड़ का क्षेत्र था और यहाँ मानवीय गतिविधियां बहुत नहीं के बराबर थी। इस कारण से इन क्षेत्रों में इतिहास काफी कम मिलता है। यहाँ तक कि हर पीरियड में, हर समय में देखिएगा कि कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी कम होती है। तो इन स्रोतों के आधार पर हम उसे लेते हैं, फिर भी जगह जगह से, कहीं कहीं से उठाया हुआ है। यही कारण है कि क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के इतिहास। देखिए, जेपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप झारखंड की तैयारी करते हैं या ऐसे भी आपको झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी रखनी है, तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इतिहास के 2 भाग होते हैं, एक प्राक ऐतिहासिक काल और दूसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं होता, उसमें वस्तुएं मिलती है और उसके अनुसार हम लोग कार्बन डेटिंग या जिस भी तरीके से हो हम उससे पता लगाते हैं। और दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत या एविडेंस मिलता है और इसमें परफेक्शन ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पाषाण युग और दूसरा धातु युग। तो पाषाण युग में आपको कहते हैं कि पूरा पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल भारत में जब से मानव है तब से लिया जाता है, यानी भारत में मानवीय गतिविधियां जो है वो लगभग 5 लाख बीसी से है। तो तब से लेकर और उस पीरियड में जो हमारे यहाँ लोग थे, यानी कि भारतीय लोग, मैक्सिमम आपको नर्मदा घाटी में देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड में इसकी गतिविधियां कहीं कहीं देखने को मिलती है। सबसे पहला अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई पूरा पाषाण काल का पहला एविडेंस झारखंड का कहां मिला, तो ये क्वेश्चन है कि सिंहभूम में। इसे ध्यान में रखिएगा कि सिंहभूम जो कि अभी बट गया है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो उस समय सिंहभूम प्रांत में, वो भी पूर्वी सिंहभूम में, ये सबसे प्राचीन झारखंड के एविडेंस उपलब्ध हुए। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक मानते हैं। मध्य पाषाण काल को 10,000 बीसी से 5,000 बीसी मानते हैं।
अब ये देखिए मध्य पाषाण काल को संक्रांति का काल कहते हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल के लक्षण दिखाई दिए, कुछ में नव पाषाण काल के लक्षण, तो वो बीच की अवधि। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल में लोग नग्न अवस्था में रहते थे, झुंड में रहते थे और रहने के लिए गुफाओं, पेड़ या कंदराओं में रहते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये थोड़ी सी बदलाव आ गए, पालतू बनाने लगे, कुत्ते को पालतू बनाए। मध्य पाषाण काल झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में आप अगर जाइएगा तो हजारीबाग के पास कुछ स्रोत मिले हैं, जैसे में वहां पर भित्ति चित्र दीवार पर बनाई गई आदिवासी मानव द्वारा आदि चित्र उसको भी कहते हैं, वो मिला है। और उसमें सबसे आश्चर्य की बात कि अंतरिक्ष जैसी दिखाई पड़ने वाली, नक्षत्र जैसी दिखाई पड़ने वाली चित्र मिले। अब ये लोगों ने बहुत इस पे अभी तक रिसर्च चल रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरीके की आकृतियां वहां मिली हैं। नव पाषाण काल 5000 बीसी से 2000 बीसी तक मानी गई है। अब इसे आप जानते हैं कि क्रांति का काल कहते हैं। इस समय मनुष्यों को पहिया का आविष्कार, चाक का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, परिवार व्यवस्था, अब विवाह शादी वाला व्यवस्था नहीं, लोग फैमिली के साथ रहने लगे, यानी पति पत्नी न रह के एक झुंड में, एक ग्रुप में, जैसे 2 पति 2 पुरुष और 1 महिला, या 2-3 महिलाएं 2 पुरुष, इस तरीके से नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल की बस्तियां कई जगह देखने को मिलती है। बोकारो में भी आप चले जाइए, धनबाद इसे पुराना मानमून क्षेत्र कहते थे, सिबुम में, रांची के पास, इचाकगढ़ में, तो बहुत सारे जगहों पर इस तरीके की चित्र पाए गए। अब आता है धातु युग। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु है तांबा। तांबा झारखंड में लगभग 4000 वर्ष पहले ही पता लगा चुका है। तो 4000 से 3000 बीसी की अवधि ताम्र पाषाणिक काल को हम देते हैं झारखंड के लिए। और तांबा में अगर टीन मिला दिया जाए, यानी कि Cu + Sn, तो ये हो जाता है ब्रोंज, यानी कि कांसा। और कांस्य युगीन 3000 से 2000 बीसी माना गया। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे, अगर हम भारतीय इतिहास देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने ताम्र पाषाण का काल 2000 to 1800 बीसी रखा। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होगी। इंडस सिविलाइजेशन का टेन्योर होता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी के आसपास का अवधि। अब आप कह सकते हैं कि यह अवधि 2500 से पहले है, यानी निश्चित रूप से यहां से, और उसमें साफ अनुमान लगाया गया है कि यहां टीना हजारीबाग से जाता था। तो टीना और कॉपर को मिलाकर इन लोगों ने, और लौह युग आपको यह बता दें कि लौह युग की शुरुआत भारतीय इतिहास में 1000 बीसी माना जाता है। सबसे प्राचीन लौह युग जो है वो एशिया माइनर में लोहा का पहला खोज माना जाता है। लेकिन हमारे यहां असुर जनजाति, असुर, ये लोहा गलाने में माहिर थे। और यह कहा जाता है कि असुर और बिरहोर को छोड़कर बाकी जितने भी 32 जनजाति हैं वो सारे बाद में आए हैं। ये लोग यहां के मूल हैं। तो इस पीरियड से 2000 से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। आपको हम एक और चीज बता दें कि महरौली, यानी दिल्ली महरौली में स्थित आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से लिखा हुआ है। उसमें चंद्र, किसी ने मौर्य कहा, किसी ने चंद्रगुप्त द्वितीय कहा, लेकिन सर्वाधिक मान्यता चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और आपको एक और
चीज बता दें कि इस पे जर्मनी या अदर कंट्री रिसर्च की गई है कि इतने दिनों से यह पिलर खड़ा है और रस्ट नहीं हो रहा है, उसमें जंग नहीं लग रहे हैं, किस कारण से? तो वैज्ञानिकों ने अंतिम रूप से बताया कि इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है इस कारण से, लेकिन सच्चाई यही है कि वो हजारों साल से खड़ा है और उसमें किसी प्रकार का अभी तक जंग नहीं लगा है। आप कभी देख लीजिएगा उसे। अब आता है वैदिक युग। वैदिक युग यानी कि इसे दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी माना गया है और उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। इस पीरियड में ऋग्वेद में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऋग्वेद मानव जाति का पहला धर्म ग्रंथ है और यह आर्यों का ग्रंथ है। अब यहां पर एक शब्द हम आपको बताएंगे, क्योंकि झारखंड का इतिहास बताते हैं तो आर्य और अनार्य के बाद बीच में युद्ध की बात कही गई है। समाजशास्त्रियों ने और मानव शास्त्रियों ने आर्य और अनार्य में अनार्य जो शब्द यूज हुआ है वो आदिवासियों को देता है, क्योंकि उनके भाषाएं अस्पष्ट थी, नाक चपटी थी, रंग काले थे, तो उनका कहना यह है कि ये निश्चित रूप से जनजातीय या आदिवासी होंगे। इन अनार्यों के बारे में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि चूंकि जब आर्य आए थे तो सप्त सैंधव प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाया था। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि पंजाब से लेकर अफगानिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों का बीच का क्षेत्र है उसे कहा गया है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में उन्होंने निवास स्थान बनाया और वहां से उन्होंने अनार्यों को खदेड़ दिया और वे आकर झारखंड में बस गए। अब उन्होंने कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज किया, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कराची। कराची का मतलब उजड़ा हुआ शहर, और रांची का मतलब बसा हुआ शहर। फिर उन्होंने बताया कि आप यदि कुछ टर्म देखेंगे तो कुछ खासी जगह पे मिलेगा, जैसे ऊंचे स्थान को ये लोग डीह कहते हैं, जरीडीह, बालीडीह, तुक्काडीह, बंसीडीह वगैरह। और ये डीह ऊंचा स्थान को कहते थे, नीचे वाले स्थान को जो जिस पर मनुष्य बसाव करे उस जगह को उन्होंने टाण कहा, सोना टाण, महुआ टाण वगैरह वगैरह। फिर नीचे वाली निम्न क्षेत्र की भूमि इसको दोन कहा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोन क्षेत्र में ये चावल की खेती करते हैं और झारखंड का मुख्य फसल जो है चावल है। तो आज भी ये दोन एरिया उत्तराखंड में निचला स्तर जो है, यहां जहां पे मैदानी क्षेत्र शुरू होता है उसका नाम देहरादून है। इसी तरीके से दोन एरिया निम्न भूमि क्षेत्र थी। तो हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना होगा और इस चीज को अभी जानना होगा कि आखिर झारखंड का वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर स्रोत का अभाव है। जैन ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में बहुत कम उल्लेख मिलता है। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूंकि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, उसमें से ऐतरेय ब्राह्मण में पहला उल्लेख झारखंड का मिलता है। तो झारखंड का सबसे प्राचीन उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। महाजनपद का देखिए 600 बीसी में पूरा संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था।
16 महाजनपद में। इन 16 महाजनपदों में मगध एक था और यह मगध का दक्षिणी भाग था। मगध बिहार के पाटलिपुत्र, उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, अभी सेकंड राजधानी पाटलिपुत्र है, तो उसकी दक्षिणी भाग मगध था। तो 16 महाजनपदों में मगध का उल्लेख मिलता है। फिर अगर बात करते हैं, इसी का एक हिस्सा है महाभारत। महाभारत में बताया गया कि भीम के साथ एक झारखंड से राजा गया था, यानी कि झारखंड का राजा जरासंध ने भीम के साथ मल्ल युद्ध किया था और जिसे भीम ने पराजित किया, और जरासंध की सेनाओं में असुर जनजाति थे, तो इसका भी उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों पर आधारित है। बौद्ध ग्रंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, या याद कीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस महाजनपद में 2 प्रकार के जनपद हुए थे, एक राजतंत्र यानी कि, और दूसरा गणतंत्र। कुल 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल 2 ऐसे थे जो रिपब्लिकन थे, यानी गणतंत्र थे। और आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था थी। यहां पे आप समझ सकते हैं कि 600 बीसी में भारत में गणतंत्र सबसे पुराना था। वज्जी जो कि आधुनिक वैशाली थी, और यह जो क्षेत्र था वो मगध का क्षेत्र था। मगध, कोशल, अवंती, ये मजबूत राज्यों में थे। मगध का राजा आप जानते हैं कि उस समय अजातशत्रु ने पूरे आसपास के राज्यों को जीत लिया, वज्जी को नष्ट करने में अजातशत्रु का। तो अब महाजनपद काल में हम पढ़ते हैं। फिर प्राचीन झारखंड का इतिहास 600 बीसी से लेकर, जिसमें आपको पाटलिपुत्र का हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश से लेकर मुस्लिम आक्रमण तक, यानी 1206 एडी तक हम प्राचीन झारखंड के इतिहास को कहते हैं। मध्यकालीन झारखंड में, यानी दिल्ली सल्तनत से लेकर 1206 से लेकर और 1707 तक, मुगल में जब तक औरंगजेब रहा 1707 एडी तक, हम मानते हैं मध्यकालीन इतिहास झारखंड का। और 1707 से लेकर और उत्तरवर्ती मुगल काल का पीरियड 1765 तक मानते हैं, क्योंकि आपको हम बता दें, जब अंग्रेज भारत में आए तो शुरू में उन्होंने कंपनी के रूप में आए, लेकिन अंग्रेजों ने 2 बड़ी युद्ध यहां लड़ी। सबसे पहला युद्ध उन्होंने जो लड़ा, जिसमें उन्हें शासन क्षेत्र मिला, वह था बैटल ऑफ पलासी, यानी पलासी का युद्ध। पलासी युद्ध 1757 को लड़ी गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट था बक्सर युद्ध। 1764 पूरे झारखंडी ने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। कैसे बदला वो हम जाने कि 1764 में जीतने के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई। बंगाल, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल, उस समय का बंगाल वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा का उत्तरी पार्ट और असम
पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्वी बंगाल था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान हो गया, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये इतना बड़ा हिस्सा बक्सर युद्ध के बाद मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई और 1765 एडी के बाद झारखंड बिहार का ही एक हिस्सा था, तो इस कारण से वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो ये ब्रिटिश अधीन 1765 एडी से लेकर और आजादी तक 1947 तक हम झारखंड को ब्रिटिश अधीन जानते हैं।